दोस्तों नमस्कार। आज हम लोग मॉडल पेपर 4 इंटरमीडिएट भूगोल के अत्यंत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और इन प्रश्नों में आप आज दीर्घ उत्तरीय विस्तृत उत्तरीय प्रश्नों को देखेंगे जो बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न कई बार बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं और 2024 के बोर्ड परीक्षा में पूछे जाने की प्रबल संभावना है, जिसका उत्तर हमने बहुत ही सरल ढंग से और समझाते हुए कि कैसे लिखेंगे, कितना लिखेंगे और क्या क्या लिखना है, इन्हीं बातों को हमने आज बताने का प्रयास किया है। आपको इन प्रश्नों का उत्तर अनेक किताबों में क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, लेकिन इतना सरल शब्दों में कहीं नहीं मिलेगा कि आप एक बार पढ़ें और वह प्रश्न आपको समझ में आ जाए। तो हम प्रश्न जो है शुरू कर रहे हैं। प्रश्न है, उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले परंपरागत कारकों की व्याख्या कीजिए। अथवा इसी प्रश्न को दूसरे रूप में पूछा जाता है कि विश्व में उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारकों का वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले इसमें एक शब्द आया है अवस्थिति। तो अवस्थिति का क्या अर्थ है? तो अवस्थिति का अर्थ यह है कि यदि कोई उद्योग स्थापित हो रहा है, उसकी स्थापना हो रही है या किसी उद्योग का विकास करना है, तो कौन कौन से कारक हैं जो उस उद्योग को स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे या प्रभावित करेंगे। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने में जो महत्वपूर्ण कारक हैं, उन कारकों में सबसे पहले आता है, वह क्रम वाइज महत्व की दृष्टि से हम जो है कि हेडिंग डालते हुए उत्तर को लिखेंगे। तो सबसे पहले इसका उत्तर लिखेंगे, हेडिंग लिखेंगे कि उद्योगों की अवस्थिति को प्रभावित करने वाले परंपरागत कारक। पहला कारक है कच्चे माल की प्राप्ति हेतु अभिगम्यता। अभिगम्यता का अर्थ होता है कि कच्चा माल सरलता से प्राप्त हो जाए। किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे पहले जरूरत होती है कच्चे माल की, और वह सरलता से प्राप्त हो जाए। तो इसका क्या मतलब है, आप तो सामान्य भाषा में समझ गए कि कच्चे माल की जो है सरलता से प्राप्ति हो जाए। और जब कच्चा माल प्राप्त हो जाएगा तभी जो है कोई भी उद्योग स्थापित करने में दिक्कत नहीं होगी और वह जो है सरल ढंग से वहाँ पे एस्टेब्लिश हो जाएगा, उसका विकास होगा। तो उद्योगों की स्थापना में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका सरलता से कच्चे माल की प्राप्ति हेतु पहुँच से होता है। जैसे चीनी उद्योग को स्थापित करने के लिए गन्ने की, कपड़ा उद्योग स्थापित करने के लिए कपास की, और सीमेंट उद्योग की स्थापना के लिए शैल या चट्टानों की आवश्यकता होती है, जो सस्ता और सरलता से मिल जाए, इस बात पर निर्भर करता है। दूसरा है पूंजी एवं बैंकिंग। पूंजी एवं, आप जानते हैं कि कच्चा माल जब आपको चाहिए तो उसके लिए पूंजी चाहिए। आप पूंजी कौन देता है? बैंक।
तो बैंकिंग व्यवस्था होनी चाहिए। तो किसी भी उद्योग को स्थापित करने के लिए सबसे पहले पूंजी की आवश्यकता होती है और यह बैंकों द्वारा कम ब्याज पर सरलता से उपलब्ध कराया जाता है। अतः बिना पूंजी का कोई भी उद्योग स्थापित नहीं किया जा सकता, अर्थात उद्योगों को स्थापित करने के लिए पूंजी बहुत ही महत्वपूर्ण या कहें कि सबसे महत्वपूर्ण जो चीज होती है वह कारक है पूंजी। तीसरा है बाजार की निकटता, मतलब जो अब कच्चा माल हो गया, पूंजी से आपने कच्चा माल को प्राप्त कर लिया, तो जो उत्पादित माल होगा उसको बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होगी। तो क्या लिखेंगे, उत्पादित वस्तु को बेचने के लिए बाजार की आवश्यकता होती है। जब उत्पादित वस्तु के लिए बाजार उपलब्ध हो जाते हैं या सरलता से मांग होने लगती है तब वह उद्योग सरलता से स्थापित हो जाता है। अब हम चौथा कारक देखेंगे। चौथा कारक है शक्ति के साधन, मतलब उद्योग अब कच्चा माल पूंजी से आपने खरीद लिया, बाजार में आप जो है कि आप वह जो है कि बेचने के लिए बाजार भी उपलब्ध है। अब जब उद्योग आप लगाएंगे तो उसको संचालित करने के लिए शक्ति के साधन की आवश्यकता पड़ती है। शक्ति के साधन आप जैसे जानते हैं कि कोयला, पेट्रोलियम या विद्युत, ये शक्ति के साधन हैं जो मशीनों को संचालित करते हैं। तो उद्योगों को चलाने के लिए कोयला, खनिज, विद्युत, गैस आदि की आवश्यकता होती है। इसीलिए जहां पर कोयला या विद्युत उपलब्ध होते हैं वहीं पर उद्योगों की स्थापना या विकास होता है। जैसे दामोदर घाटी क्षेत्र, छोटा नागपुर क्षेत्र या मुंबई अहमदाबाद क्षेत्र इत्यादि। अब जो इसके बाद महत्वपूर्ण कारक है वह है परिवहन एवं संचार, मतलब परिवहन और संचार भी, क्योंकि बिना जो है कि गाड़ी के साधन का हम मालों को, कच्चे माल को या उत्पादित वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान ले कैसे जाएंगे और ले कैसे आएंगे। तो देखिए क्या लिखना है, उत्पादित वस्तु को बाजार तक ढोने के लिए सड़क एवं परिवहन की उपलब्धता महत्वपूर्ण कारक है। संचार एवं प्रचार भी उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि आवागमन के साधनों से ही व्यक्ति दूसरे स्थानों तक पहुंचकर कच्चा माल प्राप्त करता है और उद्योगपति इससे जुड़ पाते हैं। अगला है सरकार की औद्योगिक नीति। सब साधन रहे, बात को समझिएगा, सब साधन रहे और सरकार ही जो है न तैयार हो उद्योग स्थापित करने के लिए, तो सब साधन जो है वैसे को वैसे जो है ठंडे बस्ते में पड़ा रहता है, बेकार चला जाता है। तो किसी भी उद्योग के किसी भी देश के उद्योग की स्थापना एवं विकास में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वहाँ की सरकार पर निर्भर करता है कि वह क्या करती है या उसकी आर्थिक विकास से संबंधित नीतियाँ किस प्रकार की हैं। जैसे यूरोपीय देश या संयुक्त राज्य अमेरिका, एशियाई देश, जापान, चीन इत्यादि, ये जो देश हैं इन्होंने अपने प्राकृतिक संसाधनों का भरपूर जो है सदुपयोग किया है और उद्योगों की स्थापना किया है। अगला है अंतिम जो महत्वपूर्ण कारक है वह है कुशल मानव श्रम की उपलब्धता। जिन देशों में मानव को मानवीय संसाधन के रूप में उपयोग किया जाता है, तकनीकी शिक्षा दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है, वहाँ कुशल श्रमिक तैयार होते हैं जो उद्योगों को संचालित करने, वस्तुओं को उत्पादित करने में सहयोग देते हैं
इसीलिए कुशल श्रम की आवश्यकता उद्योगों की स्थापना में महत्वपूर्ण कारक सिद्ध होता है। अब हम दीर्घ उत्तरी का अंतिम अर्थात 24वां क्वेश्चन देखेंगे। 24वां क्वेश्चन क्या है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको समझना आपको पड़ेगा, इसलिए कि किताबों में तो और क्वेश्चन बैंक में लिखा हुआ जरूर मिल जाएगा, लेकिन इतना सरल ढंग से कहीं नहीं मिलेगा। क्वेश्चन है कि सतत पोषणीय विकास की संकल्पना को परिभाषित कीजिए, अथवा इसी को दूसरे ढंग से पूछा गया है कि इंदिरा गांधी नहर कमान क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय सुझाइए। तो हम पहले ऊपर वाले प्रश्न का जवाब खोजेंगे कि क्या लिखना है इसमें, कि सतत पोषणीय, देखिए सतत पोषणीय विकास का अर्थ इसमें लिखना है, और अर्थ के साथ साथ यह कैसे जो है कि सोचा गया इसके विषय में कि जो विकास हो वह जो है अस्थाई हो और सभी जो है लोगों के लिए हो, ये नहीं कि केवल वर्तमान पीढ़ी के लिए हो, मतलब भविष्य के पीढ़ियों के लिए भी हो, जो भावी पीढ़ी है उसके विषय में भी हम सोचें, उसके विषय में भी विकास करें। तो देखिए आपको क्या लिखना है कि सतत पोषणीय विकास का अर्थ है ऐसा विकास जो मानव समाज की केवल तात्कालिक आवश्यकता की ही पूर्ति नहीं करता, बल्कि वह अस्थायी तौर पर भविष्य के लिए भी विकास का आधार प्रस्तुत करता है। संपोषणीय विकास संकल्पना मूल रूप से विकास की संकल्पना का संशोधित रूप है। वास्तव में संपोषणीयता सस्टेनेबिलिटी संपोषणीयता विकास प्रयत्नों में गुणवत्ता के विस्तार पर अधिक जोर देता है। अब देखिए इसके आगे क्या, कैसे ये जो है कि सतत पोषणीयता का विकास हुआ है, इसके विषय में कैसे जो है लोगों के अंदर विचार आया है, ये लिखना है। तो सतत विकास शब्द का पहली बार प्रयोग ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट, ये जो है नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे, उन्हीं को जो है इसका अध्यक्ष बनाया गया था। ब्रंटलैंड कमीशन रिपोर्ट में किया गया था पहली बार सतत पोषणीयता के विषय में। विश्व पर्यावरण और विकास आयोग WECD की अध्यक्षता करते हुए हर्लेम ब्रंटलैंड ने अपने आवर कॉमन फ्यूचर में कहा था कि सतत टिकाऊ विकास वह विकास है जिसमें वर्तमान पीढ़ी अपनी आवश्यकता की पूर्ति आने वाली पीढ़ियों की आवश्यकताओं की पूर्ति को बिना नुकसान पहुंचाए करती है। यह विकास प्रकृति के साथ मानव का सहयोग, साहचर्य, उसके प्रति श्रद्धा व सम्मान की भावना पर आधारित है। अब देखिए, अब जो दूसरा क्वेश्चन ये था सतत पोषणीय विकास का अर्थ अर्थात इसकी संकल्पना यह है क्या। अब है इसी का एक एग्जाम्पल पूछ लिया है कि इंदिरा गांधी नहर जो स्थापित किया गया है विकास के लिए, लेकिन वह विकास तो कर रहा है लेकिन उसके कुछ दुष्परिणाम भी प्राप्त हुए हैं। तो उस जो विकास के लिए इंदिरा गांधी नहर परियोजना स्थापित किया गया है, उसमें कैसे जो है सुधार करें कि अस्थाई विकास हो अर्थात सतत विकास हो। तो देखिए क्या लिखना है, इसके विषय में हमने
बहुत ही अच्छा लिखने का या समझाने का प्रयास किया है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना का निर्माण विकास हेतु किया गया है, लेकिन इस परियोजना ने अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, जैसे पर्यावरण अवक्रमण, मतलब पर्यावरण जो है को नुकसान पहुंच रहा है। इसके बाद से है कि नहर का अवसादीकरण, मतलब जो नहर बनाई गई है उसमें जो है कूड़ा कचरा इकट्ठा हो रहा है, और दूसरे क्षेत्रों में कठोर जल, अवसादीकरण जब होगा तो कठोर जल की समस्या भी उत्पन्न इत्यादि। अतः इस क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। पहला, फसल रक्षण, सिंचाई तथा फसल उगाने और चारागाह का विकास किया जाए। दूसरा, सस्य प्रतिरूप, मतलब सस्य प्रतिरूप का अर्थ यह होता है कि एक साथ एक समय में कई फसलों को उगाना। तो सस्य प्रतिरूप में बागाती कृषि के अंतर्गत खट्टे फलों की खेती की जाए। तीसरा, बहते जल की क्षति को कम करने के लिए नालों को पक्का किया जाए। चौथा, जलाक्रांत एवं लवणता से प्रभावित भूमि का पुनरुद्धार किया जाए। पांचवा, वनीकरण एवं वृक्षारोपण की रक्षण मेखला का निर्माण किया जाए। छठवां, आर्थिक रूप से कमजोर किसानों और सीमांत किसानों को सरकार द्वारा आर्थिक सहायता दी जाए। अंतिम सातवां है, इस क्षेत्र में कृषि सेवा केंद्रों तथा विपणन का अर्थ होता है मार्केटिंग केंद्रों की स्थापना की जाए, जिससे जो किसान पैदा करते हैं उसे वह जो है बेच सकें। ये था दोनों महत्वपूर्ण क्वेश्चन, और ये बहुत ही सरल जो है ढंग से हमने लिखा और इजी भाषा में लिखा है। सबसे बड़ी चीज़ कि इतना इजी कहीं आपको जो है किसी बुक या मैगजीन या क्वेश्चन बैंक में नहीं मिलेगा। आप इसको जरूर समझने का प्रयास कीजिए। अब हम इसका जो अंतिम भाग है, अंतिम भाग कहने का मतलब जो 25वां और 26वां मानचित्र से संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनको हम देखेंगे। तो उसके लिए 25वां क्वेश्चन जो भारत से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी। तो जानते हैं, अब हम इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड का समय लगेगा। देखिए, ये है भारत का मानचित्र और पहला क्वेश्चन है कि अरब सागर में गिरने वाली एक प्रमुख नदी। तो आप जानते हैं कि अरब सागर में भारत की 2 प्रमुख नदियां, ऐसे गिरती तो कई नदियां हैं, लेकिन जिनमें उन नदियों में सबसे प्रमुख नर्मदा और ताप्ती का नाम आता है, जो मध्य प्रदेश के अमरकंटक से निकलती हैं। और ये है अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश है। यहाँ मैं आपको समझने के लिए एमपी लिख दे रहा हूँ, और ये अमरकंटक का स्थान है। यहाँ से यह निकलते हुए, चलते हुए, प्रवाहित होते हुए, और ये महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश में प्रवाहित होते हुए महाराष्ट्र में प्रवेश करती है और अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। इसको हम नर्मदा लिख दे रहे हैं, और आप लिख दीजिए क्वेश्चन नंबर
1। दूसरा है सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। तो सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य आप जानते हैं सिक्किम है। ये है सिक्किम, आप ध्यान दीजिए, ये सिक्किम है। तो आप जो है सेकंड नंबर लिखिए और यहाँ पे लिखिए सिक्किम। ठीक है, सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य। दूसरा है कि सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य। तो 2011 के अनुसार आप जानते हैं कि सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य बिहार है, जिसका जन घनत्व 1106 है। तो आप देखिए ये उत्तर प्रदेश है, हम लिख दे रहे हैं यूपी। ये जो है ठीक इसके जो है पूर्व में बिहार है, ये है, हम बिहार लिख दे रहे हैं यहाँ पे बिहार। अब आप एक एरो बना करके लिख सकते हैं और यहाँ पे लिख सकते हैं क्वेश्चन संख्या 3। इसके बाद से है सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य। तो आप जानते हैं कि सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला राज्य केरल है। केरल जो दक्षिण का एक महत्वपूर्ण राज्य है, आप जानते हैं, ये है केरल। और आप इसको यहाँ पे लिख दीजिए, इसी में केरल, और यहाँ पे लिख दीजिए क्वेश्चन संख्या 4। ये हो गया। अगला है कि पूर्वी भारत में पेट्रोलियम उत्पादन का महत्वपूर्ण राज्य। तो पूर्वी भारत का जो पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है वह है असम। और असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और सभी राज्यों को यह टच भी करता है। यह है असम। ये और इसकी ये देखिए यहाँ पे जो है ये इसकी राजधानी का जो राजधानी के लिए संकेत भी बना दिया है। तो आप इसको एक एरो बनाइए और इसी में लिख दीजिए असम। ठीक, और क्वेश्चन संख्या ये है 5। ठीक, अगला है एक और क्वेश्चन आपको बताते रहे हैं कि सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य। तो टोटल जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला राज्य वो आप जानते हैं कि सबसे अधिक जनसंख्या टोटल जनसंख्या महाराष्ट्र की है, जो नगरों में रहती है। तो आप जानते हैं ये है ये गुजरात है, ये महाराष्ट्र है। तो आप ये यहाँ पे लिख दीजिए महाराष्ट्र जो है कि जनसंख्या सबसे अधिक नगरों में रहती है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से गोवा है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन संख्या है 6 यहाँ पे डाल दीजिए। अब यदि मान लीजिए पूछ ले कि प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक नगरीय राज्य या वह राज्य जिसमें सबसे अधिक लोग नगरों में रहते हैं, तो यह तो गोवा हो जाएगा प्रतिशत की दृष्टि से। तो आप जानते हैं कि गोवा यहाँ ये समुद्र के किनारे है। तो खैर इसको छोड़िए, इतना 6 क्वेश्चन आप जान गए हैं, लिख दिया है आपने, भर दिया है। अब हम 26वां क्वेश्चन को देखेंगे जो विश्व के मानचित्र से पूछा जाता है। यह है वर्ल्ड का मानचित्र, ध्यान से देखिए। और चूंकि वर्ल्ड के मानचित्र को हम लोग क्लास में भी कम ही पढ़ते हैं,
हम यहाँ पे समझाने का भरपूर प्रयास करेंगे, आप जो है ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है 26वां में कि विश्व का सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो आप यह अब जान लीजिए कि 2022 में प्रथम स्थान पर, पहले तो था 2022 से पहले नॉर्वे, लेकिन अब स्विट्जरलैंड जो है प्रथम स्थान पे हो गया है। आप जानते हैं कि स्विट्जरलैंड बहुत ही छोटा प्रत्यक्ष लोकतंत्र का एक उदाहरण भी है, और अब इन मानचित्रों में खोजेंगे कि कौन सा देश ये है। यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ये है स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड, क्वेश्चन संख्या फर्स्ट। इसके बाद से है दूसरा क्वेश्चन है, संसार में द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश। तो आप जानते हैं बहुत इजी है, चीन है। प्रथम पे भारत अब हो गया है, तो यहाँ पे चीन हमने लिख दिया है, और यहाँ पे आप लिख देंगे सेकंड। अगला क्वेश्चन है, संसार का न्यूनतम जनसंख्या वाला महाद्वीप। तो आप जानते हैं न्यूनतम जनसंख्या वाला, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, और इसको पहचानना बहुत ही आसान है। ये है ऑस्ट्रेलिया। ये एक महाद्वीप के साथ साथ देश भी है। क्वेश्चन संख्या हो गया 3। अगला है, संसार में बागान या रोपण कृषि के किसी एक क्षेत्र या देश का नाम लिखिए। तो आप थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया, इनका नाम आप सुने हैं और जानते भी हैं। तो अब आपको थाईलैंड या मलेशिया में, अब ये चूंकि थाईलैंड या मलेशिया एशिया महाद्वीप के देश हैं, और यह देखिए ये छोटा सा, ये जो ऐसे पानी जैसे लटकता हुआ, ये तो थाईलैंड है। इसके नीचे जब यहाँ पे आएंगे, ये यहाँ पे ये मलेशिया है, जो रबर की खेती के लिए जाना जाता है, रोपण कृषि के लिए जाना जाता है। तो क्वेश्चन संख्या ये हो गया 4 में लिखेंगे मलेशिया। और इसके ऊपर ये, जैसे ये आप देखिए कलम, मेरा कलम कैसे जा रहा है, ये है थाईलैंड। ठीक है, आप उसको भी लिख सकते हैं, लेकिन ये आप मलेशिया रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है, रोपण कृषि के लिए। यहाँ पे अनाज की खेती भी होता है, गन्ना केला की भी खेती होती है, मतलब रोपण कृषि के लिए ये फेमस है। अगला क्वेश्चन है 5वां, विश्व में दूसरा सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश। तो विश्व में दूसरा, आप जानते हैं कि अब दूसरे, पहले नंबर पे तो 2022 के आंकड़ों के अनुसार जो मानव विकास सूचकांक जारी हुई है, उसके अनुसार तो पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड आ गया है, लेकिन अब दूसरे नंबर पे नॉर्वे हो गया है। तो अब आपको विश्व के मानचित्र में नॉर्वे को खोजना है। तो नॉर्वे जानते हैं यूरोप का देश है। यह है, ये यहाँ से लेकर के यह जो देश है, यह एरिया जो है, यह पूरा जो है यूरोप का है। ये है नॉर्वे। ठीक है,
ये नॉर्वे है और इसके बगल में ये है स्वीडन। तो यहाँ पे लिखिए क्वेश्चन संख्या 5 और यह है, आपको इसी में छोटा सा लिख दीजिए नॉर्वे। ठीक, ये था विश्व के मानचित्र से संबंधित जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन जो है बोर्ड परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कौन सा देश किस महाद्वीप में स्थित है, तभी आप भर पाएंगे। आज मॉडल पेपर 4 कंप्लीट हो गया। यदि आपको समझ में आया हो तो लाइक कीजिएगा, पढ़ने का प्रयास कीजिएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। धन्यवाद। आज बस इतना ही।